हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स ऑफ स्टेट वेरिएबल पढ़ेंगे एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में भी समझेंगे। तो स्टेट वेरिएबल्स होते क्या हैं? स्टेट वेरिएबल्स थर्मोडायनामिक्स के किसी भी पॉइंट को बताते हैं कि उस टाइम पे कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए तो उस टाइम पे वो स्टेट वेरिएबल की जो कंडीशन है वो क्या है। तो क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसके अलावा जितने भी चीजें आपको समझ में आ रही है जैसे मास, डेंसिटी, ये सब के सब किसी भी एक सिस्टम के स्टेट को बताते हैं। ठीक है, कि उस पॉइंट पे आपका जो स्टेट वेरिएबल आपकी बोला जा रहा है, मतलब स्टेट मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी उसकी कंडीशन है उस पॉइंट पे उन वेरिएबल्स का क्या वैल्यू होगा। तो ये कब बताता है? ये आपका कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तभी बता पाएगा। इसका रीजन समझिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई सिस्टम ऐसा ले लीजिए जिसका स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए, या फिर वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, मान लीजिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर अपने टेम्परेचर को राइज कर रहा है, तो जब ऐसा होगा तो उस टाइम पे जो स्टेट के जो वेरिएबल्स हैं जो आपका पर्टिकुलर स्टेट को बताते हैं, उनकी वैल्यूज अगर चेंज होगी तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे कि उस टाइम पे उस स्टेट पे उस ऑब्जेक्ट का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो जो स्टेट वेरिएबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही वर्क अच्छे से करता है। अब हमें कभी भी कोई भी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जनरली नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए कुछ इक्वेशन ऑफ स्टेट्स बनाए गए हैं और वो इक्वेशन ऑफ स्टेट में कुछ कंडीशंस को अप्लाई किया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक स्टेट मान लीजिए, मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कुछ सिस्टम को समझते हैं और कैसे ये आपका स्टेट वेरिएबल जो है वो कैसे वर्क करेगा आपका इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट में, और कैसे आपका इक्विलिब्रियम स्टेट अगर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इसमें बाय इक्वेशन के थ्रू कि कैसे उसको समझा जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को यहां से ऐसे करके ब्लॉक कर दिया गया है और इस पे कुछ पार्टिकल्स को ऐसे लगा दिया गया। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं यहां से रिलीज करूंगा, मान लीजिए इसको मैंने यहां से हटा दिया, तो इसके पार्टिकल एक्सपैंड हो जाएंगे और ये आपका खाली जगह है, ये क्या है? वैक्यूम है, खाली जगह है। और जैसे ही मैंने इसको हटाया ये पार्टिकल इस एरिया को कवर कर लेगा और ये पार्टिकल पूरा यहाँ पास में फैल जाएगा। तो जो स्टेट वेरिएबल है वो कहाँ पास में है? यहाँ पास में। मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा फ्री और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जो ये एरिया लेके रखा हुआ है, इसके कारण इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ये पार्टिकल्स इस एरिया में है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी चीजें हैं जो अप्लाई हो रही हैं यहाँ पास में। तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पास में, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। जैसे ही मैंने इसको निकाला तो ये अपनी स्टेट को चेंज करना चालू कर दिया। स्टेट को चेंज करने का मतलब समझिएगा, जैसे ही मैंने इसको निकाला इसके पार्टिकल्स चारों तरफ फैल गए होंगे, मतलब इसने बड़ा एरिया ले लिया, ज्यादा बड़ा एरिया ले लिया, तो इसका प्रेशर जो है वो चेंज हो गया होगा P2 पे। अगर इसको P1, V1, T1 मानते हैं तो इसका प्रेशर जो है वो क्या हो गया होगा? P2 में कन्वर्ट हो गया होगा। वॉल्यूम चेंज हो गया होगा V2 में, टेम्परेचर चेंज हो गया होगा T2 में, मास तो उतना ही रहेगा, खाली एरिया बड़ा ले लिया तो मास में कोई चेंज नहीं आने वाला है। डेंसिटी डेंसिटी इसका पहले यहाँ पास में ज्यादा था, अब यहाँ पास में कम हो गया है डेंसिटी। ठीक है, तो पॉइंट ये था कि जो वैल्यूज हैं स्टेट वेरिएबल की वो चेंज हो जा रहे हैं। अब कोई भी वैल्यूज जब चेंज हो रहा है तो जब ये यहां से इस पोजीशन में आ रहा होगा तो उसके बीच का पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी एक स्टेट पे हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि वो स्टेट किस पोजीशन पे किस टाइप से है। ठीक है, मेरे को कोई बोल दिया कि बताइए कि इस पॉइंट पे अगर इसका स्टेट रखा जा रहा है, इस पार्टिकल को फैलने से यहां पास में जब ये पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे इसका प्रेशर चेंज हो रहा था, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा था, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो आप कैसे बताओगे? इसीलिए जो स्टेट वेरिएबल है वो कब काम करता है? वो इक्विलिब्रियम में काम करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में काम
करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए, बहुत सिंपल सा है। आपने एक और कंटेनर ले लिया यहाँ से और यहाँ पास में एक रॉड लगा दिया मान लीजिए, और यहाँ के कुछ पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर में कुछ गैस है जो कि मिक्सचर है, कॉम्पोजिशन ऑफ सम गैस करके कुछ होगा, आप कोई भी गैस ले सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये गैस के मिक्सचर के कारण इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ होगा कुछ, और केमिकल रिएक्शन के कारण इसका प्रेशर चेंज हो गया। अब इसका जब प्रेशर चेंज हुआ होगा, मान लीजिए कि इंक्रीज हो गया, P1 से इंक्रीज होकर P2 पे चला गया। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा तो ये वाला रॉड देख रहे हैं, इस पे इसने फोर्स लगाया होगा और इस पे वर्क डन हुआ होगा, जिसके कारण ये इधर स्लाइड हो गया होगा, मान लीजिए इधर ये मूव कर गया होगा। जब ये इधर मूव किया तो इसका वॉल्यूम में एक चेंज आ गया, तो कुल मिला के प्रेशर P2 बन गया। जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो इसको बड़ा एरिया मिलेगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा V2 पे, पहले इसका वॉल्यूम V1 था V2 पे चला जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ गया, पहले इसका टेम्परेचर जैसे ही इसने एक्सप्लोड हुआ तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ होगा या एक्सपैंड हुआ होगा तो इसका टेम्परेचर T2 हो गया होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा। तो इसका वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकली अगर लाइफ में देखा जाए, आप अगर आजू बाजू में आप देखेंगे और कोई सिस्टम को आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपको एक भी सिस्टम ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे आपका जो स्टेट वेरिएबल है वो कांस्टेंट मिले। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, समझ लीजिए, तो मान लीजिए कि मैं इस रूम पे हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इस रूम का आप स्टेट वेरिएबल्स बताइए कि इस रूम का प्रेशर कितना है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने इक्विपमेंट्स लेके आया और चेक करना चालू किया। तो जैसे ही मैंने चेक करना चालू किया, प्रेशर को चेक किया मैंने, समझ लीजिए, तो क्या हुआ कि ये जो सिस्टम आपका, ये जो पूरा रूम है ये पैक नहीं, मान लीजिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ कहीं से लीकेज से कुछ हवा बाहर से अंदर आ गया, एग्जाम्पल मान लीजिए आप। अब जब बाहर से हवा कुछ अंदर आ गई तो हुआ क्या, इससे ये हुआ कि यहाँ की जो क्वांटिटी है वो चेंज हुआ होगा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई तो प्रेशर में चेंज आ गया होगा, प्रेशर में चेंज आया तो वॉल्यूम में चेंज आ गया होगा, सॉरी टेम्परेचर में चेंज आ गया होगा। तो वो चेंज आ गया और मैं जैसे ही चेक करने की कोशिश किया तुरंत चेंज हो गया। तो जब हमारे पास में कोई इक्विपमेंट से हम कोई वैल्यू को चेक करते हैं तो एक्चुअल में वो एक एवरेज वैल्यू निकाल के देता है, पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के नहीं देता। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो, मतलब कि अगर मैं एक कंटेनर लिया तो ये कंटेनर टोटली आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब कि ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है हमारा एडियाबैटिक वॉल से पूरा पूरा घिरा हुआ हो, मतलब कि इंसुलेटिंग वॉल से घिरा होना चाहिए। जब ये इंसुलेटिंग वॉल से घिरा हुआ होगा तो बाहर का स्टेट और अंदर के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तब आपका ये सिस्टम, इसके अंदर जितना भी प्रेशर है वो उतना का मेंटेन रहेगा, वॉल्यूम जो है वो उतना का उतना ही मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहेगा, डेंसिटी से लेकर मास से लेकर सब कुछ मेंटेन रहेगा। तब हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब पहुंच जाएगा तब हम बता सकते हैं कि इसका स्टेट वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, इस पे भी देखिए, अगर ये इस पॉइंट पे है तो मैं इसका स्टेट वेरिएबल बता सकता हूं, पर जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया ये एक्सपैंड होना चालू हुआ और ये इस सिस्टम पे पहुंच गया। तो जब ये एक्सपैंड हो रहा था तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं था, बट फाइनल पोजीशन पे जब ये पूरा एक्सपैंड हो चुका होगा तब उसका एक फाइनल टेम्परेचर आएगा, फाइनल वॉल्यूम आएगा, फाइनल प्रेशर आएगा। अगर ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो ना, और फाइनल टेम्परेचर, फाइनल डेंसिटी और कुछ मास आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है और इसका मैं स्टेट वेरिएबल अब निकाल के आपको आराम से बता सकता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेट वेरिएबल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब इनका रिलेशन हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट से आता है, मतलब कि जब ये अपने स्टेट को चेंज कर रहे होंगे, जब ये अपने स्टेट को चेंज कर रहे होंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास में कंसेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जब वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं तो हमारे जो स्टेट वेरिएबल्स है वो वहां पास में काफी ज्यादा काम करते हैं। इसको समझिए, हमारे पास में एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन।
तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू म्यू आर टी, यही होता है। अब इसमें ये दोनों वैल्यू आपके कांस्टेंट है। म्यू फॉर मोल, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं हम, आर इज अ रियल गैस कांस्टेंट। अब देखिए यहां पास में जो हमारे स्टेट वेरिएबल है वो क्या क्या है? पी वी टी, ठीक है, पी वी टी। अब इसमें से हम किसी भी दो वैल्यू को इसमें अलग अलग कंडीशंस बनाई गई हैं, हम आगे जाके आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमारा है उसमें हम उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की, ठीक है। मान लीजिए कि इन दोनों में मैंने प्रेशर और वॉल्यूम दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो क्या क्या ले सकते हैं हम? मान लीजिए कि मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को ले लिया, एक एग्जांपल। तो प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया एग्जांपल। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि म्यू और आर तो पहले से ही कांस्टेंट थे, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं, ठीक है। अब टेम्परेचर को जब मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं, मान लीजिए कि ये हमारा चैम्बर है और इसका कुछ टेम्परेचर था, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर के कारण इसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी गई है एग्जांपल। जब इसकी एक्सटर्नल एनर्जी दी गई होगी तो इसका टेम्परेचर राइज होना चालू हुआ। जब इसका टेम्परेचर राइज होना चालू हुआ होगा तो ये स्लाइटली मूव करना चालू कर दिया होगा, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं, ये स्लाइटली मूव करना चालू किया। क्यों? हमको क्या करना है कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब इसका टेम्परेचर राइज होना चालू हुआ तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट तेजी से होने लगे। अब उसको ज्यादा जगह देंगे हम, उसका प्रेशर को डाउन करेंगे तो टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाएगा उतने में ही। तो देखिए इसकी वैल्यू ये एक्सपैंड होना चालू हुआ, मतलब प्रेशर में चेंज आया। प्रेशर क्या हो गया आपका? प्रेशर बढ़ने लग गया तो इसको फिर से कम किया गया, वॉल्यूम को एक्सपैंड किया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट बना के रखना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल स्टेट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है ये। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में एक कुछ प्रोसेस आता है। तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिया जाएगा। देखिए म्यू आर और टी कांस्टेंट रखना है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल, ठीक है। ठीक, अभी एक चीज याद रखिएगा कि ये सब के सब एक प्रोसेस के अंदर में आते हैं। अब मान लीजिए कि पीवी की जगह मैं पी टी लेता हूं, मतलब पी और टी को ले लिया और वी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, मतलब वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट का मतलब क्या है कि समझ लीजिए मैंने इसको एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से हीट एनर्जी दी। जब मैंने इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी यहां से तो इसका टेम्परेचर चेंज होना चालू हो गया होगा। जब इसका टेम्परेचर चेंज होना चालू हुआ तो इसका प्रेशर भी इंक्रीज होने लग गया होगा। पर मैं चाहता हूं कि ये जो इधर का वैल्यू है ये इधर ना खिसके। मैं किसी भी हालत में इसका वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना चाहता। इसके वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट ही रखूंगा, जैसे कि ये है, इस वॉल को मैं खिसकने नहीं दूंगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो इसका प्रोसेस, इसमें क्या लगा देंगे, ये जो वॉल है एक एडियाबैटिक वॉल लगा देंगे, मतलब इंसुलेटिंग वॉल लगा देंगे। तो इससे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा जैसे हम एक्सटर्नली देंगे, पर वॉल्यूम में कोई चेंज आने नहीं देंगे। ऐसे प्रोसेस को जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट लिया जाता है, इक्वली रखेंगे, कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है, ऐसे वाले को बोलते हैं आइसोकोरिक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस बुक में वो है आइसोथर्मल, और एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस डिफरेंटली एकदम अलग है, उसको हम सेपरेट वीडियो बना के पढ़ेंगे, ठीक है। वो काफी बड़ा टॉपिक है। फिर अब एक और एग्जांपल आता है, पीवी हो गया, पीटी हो गया, अब होता है वी और टी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमको वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरिएबल है हमारा, माय मिस्टेक, एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट जब रहना चाहिए इसका मतलब कि एक्सटर्नल एनर्जी दिया गया, इसके पार्टिकल्स को ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे थे, ठीक है। तो पार्टिकल वाइब्रेट होने के कारण मैं चाहता था कि पार्टिकल्स को अच्छे से जगह मिले वाइब्रेट होने के लिए, तो इसका प्रेशर में चेंज नहीं आने देना हो चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके वॉल्यूम को बढ़ाना चालू किया, जिसके कारण इसका प्रेशर मेंटेन हो पाए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोबैरिक, BARIC, ठीक है।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोक्लोरिक, एंड वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो इस पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल। ओके है, ठीक। इसमें एक और आता है एडियाबेटिक। क्या आता है? एडियाबेटिक। ये एकदम अलग है, इस पे हमको ये तीनों कंडीशन को चेक करके बताना पड़ता है। तो एडियाबेटिक क्या है? एडियाबेटिक का मतलब कि ये एक सिस्टम है जो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड है। अब कंप्लीटली आइसोलेटेड है समझ लीजिए, और ये सिस्टम आइसोलेटेड मतलब इसके बाहर से इसको कोई लेना देना नहीं, इसके सराउंडिंग आजू बाजू के जो भी सराउंडिंग है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। जब इसके आजू बाजू से कोई लेना देना नहीं है, इसके सिस्टम अंदर से ही इसको लेना देना है, तो क्या होगा? अब इसका समझ लीजिए कि मैं इसका एक्सपांसन करना चाहता हूं, इस सिस्टम का एक्सपांसन मतलब वॉल्यूम में चेंज लाऊंगा, तो क्या होगा? जब वॉल्यूम में चेंज लाऊंगा तो प्रेशर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, मतलब एक भी वैल्यू चेंज करने से सारी वैल्यूज में चेंज आता है। ऐसे सिस्टम्स एडियाबेटिक प्रोसेस में आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में भी ज्यादा डिस्कस नहीं करते। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट आपके स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होते हैं। जैसे ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, एक और इक्वेशन ऑफ स्टेट आप ले लीजिए, del q इक्वल टू del u प्लस p डॉट dv। ये है हमारा एक्सटर्नल एनर्जी जो हम इसको दे रहे हैं। तो ये जब एक्सटर्नल एनर्जी यहां से दे रहे थे तो ये इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चेंज हुआ होगा। अब बहुत ही सिंपल सा है, तो ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं, समझ सकते हैं आप। del u इंटरनल एनर्जी, p v, अब सॉरी माय मिस्टेक, इट इज नॉट ए वेरी दिस इज ऑल्सो ए स्टेट वेरिएबल। del u इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कुछ चेंज आया होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, और भी काफी सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। अब कुछ स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं और कुछ स्टेट वेरिएबल्स इंटेंसिव होते हैं। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या फर्क है? बहुत सिंपल सा फर्क है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके स्टेट के साइज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब साइज को चेंज करने पे काम आते हैं। कोई भी स्टेट का जब साइज चेंज होता है तो उस पे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आते हैं, और जब कोई सिस्टम का जो इंटरनली कुछ अगर चेंज हो तो उसे बोलते हैं इंटेंसिव, मतलब उसको साइज से कोई लेना देना नहीं है, उसके इंटरनली कारण मतलब इंटरनली कुछ हुआ होगा ऐसा जिसके कारण उसकी वेरिएबल्स में चेंज आया होगा, ठीक है। फिर समझिएगा, साइज में चेंज आने से एक्सटेंसिव और इंटरनली चेंज आने से इंटेंसिव। तो इन वेरिएबल्स जो हमारे पास में वेरिएबल आ रहे हैं, प्रेशर, टाइम, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी भी अब आ चुका है हमारे पास में, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो मैं इसको रफ करता हूं और कैटेगरी आपको बताता हूं कि वो कैटेगरी कैसे कैसे लिया गया है, ठीक है। ओके, तो स्टेट वेरिएबल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल किसके रीजन में आते हैं? एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स इज डिसाइडेड या फिर इज चेंज द साइज ऑफ सिस्टम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जब भी सिस्टम का जो साइज है वो चेंज होगा तो उस पर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का काफी बड़ा रोल होता है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एग्जांपल मान लीजिए इंटरनल एनर्जी, फिर आता है वॉल्यूम, मास, ईटीसी। हम लोग तीन को समझेंगे, हमारा काम हो जाएगा। वॉल्यूम से आपको क्लियरली यहां पर पता चल रहा होगा कि कोई भी सिस्टम का वॉल्यूम को जब चेंज करेंगे बड़ा या छोटा तो उसका साइज में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा तो वो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल के अंदर में आता है। दूसरा आता है मास। मास मतलब कि अगर किसी सिस्टम है हमारे पास में, समझ लीजिए कुछ गैस है और गैस को किसी कंटेनर में हमको डालना है, ठीक है। अब उसके कंटेनर में उसको डाल दिया गया, अगर उस पर हमको ज्यादा गैस भरना है तो हमें ज्यादा बड़ा सिस्टम चाहिए, अगर उसमें हमको कम गैस भरना है तो हमें कम गैस चाहिए, क्योंकि जो गैस है वो उतना ही लेने वाला है जगह, ठीक है। अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिया जाएगा तो ना कि एक्सटर्नल प्रेशर और कुछ एक्सटर्नल चीज को ना अप्लाई किया जाए, सिर्फ गैस को रख दिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ उसको ऐसे रख दे तो उसको जितना वॉल्यूम लेना है वो उतना ही लेने वाला है, ठीक है। तो जब मास को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, मास को घटाएंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। मतलब मास इज द कॉज ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, इसीलिए इसको भी हम किस कैटेगरी में डाल दिए? एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल के कंडीशन में डाल दिए।
तीसरा चीज आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? जब भी किसी सिस्टम के ऊपर में कुछ मास है, मतलब उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे, जब उसके पार्टिकल्स होंगे तो उनके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अभी समझ लीजिए किसी के पास में ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमको ज्यादा ही मिलने वाला है। मतलब कि अगर उसके पास ज्यादा पार्टिकल हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हमको ज्यादा ही मिलने वाली है। मास कम हो गया, उनके पार्टिकल्स कम हो गए, पार्टिकल्स कम हो गए तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मूवमेंट जो हो रहा है वो कम मूवमेंट करेंगे, तो समझ सकते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम में जब चेंज आएगा तो पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो साइज है, साइज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को रिलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स थे। इसी तरीके से स्टेट वेरिएबल को इंटेंसिव वेरिएबल के अंदर में भी डाला गया है। इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स एंड is not depend on size of system। ये जो है वो साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पहला प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अब इसको समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पे कुछ भी हम एक्सटर्नली कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो जो उसका टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है? टेम्परेचर आपका उतना का उतना ही रहने वाला है। मान लीजिए कि अब उसमें कुछ मैंने एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर दी, डेल क्यू एनर्जी मैंने अप्लाई कर दी। तो मैंने डेल क्यू एनर्जी अप्लाई किया और मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम जो है वो सिस्टम का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? टेम्परेचर में वेरी आएगा, मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा आपका ऊपर या नीचे। अगर एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर आपको इंक्रीज होगा, एक्सटर्नल एनर्जी ले रहे हैं इससे डेल क्यू तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। पर साइज में चेंज नहीं आया। जब साइज में चेंज नहीं आया तो इसको उठा के हम इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल के अंदर डाल दिए। दूसरा आता है डेंसिटी। डेंसिटी का रिलेशन कैसा है? बहुत ही सिंपल सा है। आप एक सिस्टम ले लीजिए और उस सिस्टम के मास डेंसिटी कैसा है? अगर किसी चीज आपका साइज है, ठीक है, साइज को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया तो डेंसिटी पे कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। क्या आएगा डेंसिटी पे चेंज? उसके अंदर की क्वांटिटीज जो हैं उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगा पार्टिकल्स पे, तो ये भी इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल के अंदर में हमने इसको डाल दिया उठा के। तीसरा चीज आता है प्रेशर। बहुत लोग इसको सोच रहे होंगे कि अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो प्रेशर में भी चेंज आता है, पर ऐसा नहीं है। ये वेरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोग देख चुके हैं। बट मान लीजिए कि मैंने कोई एक ऐसा सिस्टम ले लिया जिसका मैं साइज ही चेंज नहीं करना चाहता और इसको मैंने डेल क्यू एनर्जी दे दिया, पर इसके वॉल्यूम को मैंने चेंज नहीं किया, तो क्या होगा? तब इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो क्या मैंने इसके साइज को चेंज किया? नहीं। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। जब एक्सटर्नल एनर्जी दिया मतलब उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया होगा तो ये इस पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। ज्यादा फोर्स लगाएगा, किसी भी एरिया पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा हिलेगा। तो जब फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी साइज। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंटेंसिव, मतलब कि इस साइज से कोई लेना देना। तो ये किसके अंदर आ गया? इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल के अंदर में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल मिल रहा है कि आपको पता करना है कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, सर कि ये जो वेरिएबल है जो ये किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करता है, तो बताइए सर कि इसको इंटेंसिव में डालूं कि एक्सटेंसिव में डालूं। वैसे जनरली जितने आने वाले चीजें, जितना हम यूज करने वाले हैं इस फिजिक्स में, 11th फिजिक्स में, वो मैंने लगभग बता दिया है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आपको बाहर से और ज्यादा कुछ पूछने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो हीट दे रहे हैं ये भी आपका एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव, ठीक है, क्योंकि ये बाहर सिस्टम से, मतलब ये बाहर के सिस्टम के ऊपर में डिपेंडेंट है।
और ये जो हीट होता है, ये हीट आपका जो रहता है वो चेंज और कम या ज़्यादा हो सकता है। हीट एनर्जी है वो, ठीक है। हीट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनल एनर्जी, और इसीलिए अपने हीट एनर्जी को हम एक्सटेंसिव में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग क्वाजी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग आइसोथर्मल भी ले लेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर बाद में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का जो प्रोसेस आने वाला है उसको एक वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो आइसोथर्मल को हम लोग क्वाजी वाले में ले लेंगे स्टेट प्रोसेस में, और एडियाबैटिक को हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको पता चल चुका है, तो मेरे आने वाले वीडियोस को भी जरूर देखिएगा आप, और इस टॉपिक पे कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोग पहुँच पाए। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।